Dear students, through coming illustration, we will learn the application of the concept of method of symmetry for calculating magnetic field at a given point due to a given electrical network. हम लोगों ने मेथड ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा किया हुआ है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग प्रॉपर वे में मेथड ऑफ सिमेट्री यूज़ कर पाएँ तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती थी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अगर हम लोग सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर लेते थे कैलकुलेशन कम हो जाता था। इवन अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता था या करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होता था, वहां पे भी हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री यूज करते थे। तो यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे कि मैग्नेटिक्स के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन किस तरह से करें। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज अटैच्ड अलोंग द एजेस ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब and current I flowing as shown in the figure 1. In this figure 1 you can observe this is the current carrying loop, square current carrying loop. Okay, it produces magnetic field B vector is equal to B naught J cap at the center of the cube. इस क्लोज करंट कैरिंग स्क्वायर लूप की वजह से सेंटर ऑफ द क्यूब में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, B vector is equal to B naught J cap. In figure second, this is the figure second, another identical cube, same dimension का हमारे पास cube है, you can observe, where current I flow along the path as shown, what magnetic field present at the center of the second loop. Second loop identical है, that means उसकी जो एज है वो फर्स्ट डायग्राम में जो क्यूब है उसके बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्लोज लूप है इट इज नॉट कॉन्फाइंड इन वन प्लेन, ये 3 डायमेंशनल प्लेन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, फर्स्ट केस में जो लूप है वो एक प्लेन में, हम लोग कह सकते हैं वाई एक्स प्लेन में प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है वो 3 डायमेंशनल प्लेन में है। अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन से इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सिमेट्री मेथड को और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, तो मैं डायग्राम को प्लेस कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। डायग्राम फिगर 1 का ये हो गया मेरे पास इस पेज में। ओके, दिस इज द स्क्वायर लूप, एक फेस में है, क्यूब के फेस में करंट आई है, दिस इज द स्क्वायर लूप। और इस स्क्वायर लूप की वजह से हमें यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम है, दैट इज बी नॉट जे कैप। सेंटर में ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम है। सेकेंड फिगर को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज द सेकेंड फिगर, ये सेकेंड फिगर है। हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, इफ वी हैव 2 आइडेंटिकल करंट कैरिंग वायर बट हैविंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ वायर्स आर प्लेस्ड एट द सेम पोजिशन। हमारे पास अगर 2 करंट कैरिंग वायर हैं, इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और उन वायर्स को अगर हम लोग एक ही लोकेशन में रख दें, एकदम पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में हम लोग रख दें, तो हम लोग देखेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 वायर्स, दोनों वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग या स्पेस में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि जो एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है सपोज लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट में क्रिएट होगी, दूसरा वायर भी मैंने रख दिया उसी पोजीशन में, उसमें राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है सेम मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर मैं फिर से उस पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा तो मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विल बी 0। अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखें। सपोज हम लोग यहाँ पे 2 वायर्स आइडेंटिकल वायर, सेम लेंथ के वायर कैरिंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बट अपोजिट डायरेक्शन, कुछ इस तरह से रख दें यहाँ पे। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है, इन वायर्स की वजह से किसी भी पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा
दूसरा वायर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। दैट मीन्स नेट इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दीज टू वायर्स विल बी जीरो। तो सेंटर सी ऑफ द क्यूब, जो हमारे पास क्यूब का सेंटर है सी, इस पॉइंट पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन दोनों वायर की वजह से जीरो हो जाएगी। अगर मैं यहां पे भी दो वायर्स रख देता हूं इक्वल अपोजिट करंट वाले, सेम लेंथ के वायर, तो हम लोग कह सकते हैं इन वायर्स की वजह से भी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। सिमिलरली मैं अगर यहां पे भी दो वायर्स रख देता हूं इक्वल अपोजिट करंट वाले, सेम लेंथ ऑफ द वायर, वी कैन से these two wires also create no magnetic field at the surrounding। और हम लोग यहाँ पे C के बारे में certainly कह सकते हैं कि C पॉइंट में भी इन दो वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। ऐसा हम लोगों ने कर तो दिया, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करें डायग्राम को तो देखेंगे हमारे पास एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। ये वाला एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, और ये क्लोज लूप में करंट की अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो करंट डायरेक्शन, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए तो आप करंट की डायरेक्शन देखोगे क्लॉकवाइज सेंस में। ओके, सिमिलरली एक क्लोज लूप और फॉर्म हो रहा है, ये क्लोज लूप नंबर 1 कह दें। ये दूसरा क्लोज लूप, अगर आप सामने से खड़े होके इस क्लोज लूप को देख रहे हो तो आपको फ्रंट फेस जो दिखलाई दे रहा होगा क्यूब का, उसमें करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज सेंस में। सिमिलरली बेस में भी एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, ये वाला क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। टॉप से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज द क्लोज लूप नंबर 3। ओके, अब ये जो तीनों क्लोज लूप जो फॉर्म हो रहे हैं वो ज्योमेट्री वाइज, अगर हम लोग डायमेंशन वाइज देखें, फिगर 1 का जो क्लोज लूप था उसके आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तीनों क्लोज लूप, उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। डायरेक्शंस अलग अलग होंगी लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ओके, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फिगर 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग सपोज इसको हम लोग देखें तो ये वाला क्लोज लूप एग्जैक्टली जो क्लोज लूप नंबर 1 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो सेम है। इसका मतलब B1 वेक्टर अगर मैं इसको कहूँ तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में प्रोड्यूस होगी, ये B1 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी B0 J कैप। ओके, एग्जैक्टली जो फिगर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2 और 3 की वजह से कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, B0 होगी। अब जो सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप इज दिस वन, तो यहाँ पे डायरेक्शन मालूम करने के लिए वी कैन यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम लोग क्या करेंगे, वी कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द सेंस ऑफ द करंट। तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो। अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखो स्क्रीन के सामने और करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो तो थंब डायरेक्शन आएगी इनटू द स्क्रीन, और इनटू द स्क्रीन जो डायरेक्शन है दैट इज -x। -x का यूनिट वेक्टर इज -i है। सो वी कैन राइट B2 वेक्टर। V2 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं B0 - i कैप। सिमिलरली वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्रिएटेड बाय लूप नंबर 3। अगेन यूज राइट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो, टॉप से देख रहे हो, और आप राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करोगे टॉप से देखने में किस तरह से, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में। थंब इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो हियर वी कैन राइट B3 वेक्टर इज इक्वल टू B0, और ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा जेड डायरेक्शन में, दैट इज K कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द समेशन ऑफ द B1 वेक्टर, B2 वेक्टर एंड B3 वेक्टर। तीनों की मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग सम कर देंगे, विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे B1, B2, B3 वेक्टर का सम कर दें, B0 विल बी द कॉमन, एंड जो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -i कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट द सेंटर बिकॉज ऑफ फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 की वजह से सेंटर ऑफ द क्यूब में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, through coming illustration we will learn how to find magnetic field due to a rotating laminar body. A non-conducting laminar body carrying some amount of charge is placed in xy plane of a coordinate system as shown in the figure. You can observe here in this diagram, this is the laminar body under consideration having some charge and it is placed in xy plane.
the electrostatic potential at origin at this position, okay, at origin O due to the charge of the body is found to be V naught. ये जो चार्ज बॉडी है इसमें जितना भी चार्ज है गिवन नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इस चार्ज बॉडी की वजह से ओरिजिन में पोटेंशियल की वैल्यू, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है V naught. Now it is further given, now the body is made to rotate with the constant angular velocity omega about the z axis. Z axis के about अब हमने इस बॉडी को, लैमिनर बॉडी को रोटेट करना शुरू किया. We need to calculate the magnetic field at the origin created by the rotating charges of the lamina. तो ये जो लैमिनर बॉडी है, चार्ज लैमिनर बॉडी है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी ओरिजिन में, ये हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, सो लेट अस मेक द डायग्राम टू द नेक्स्ट पेज. मैं यहाँ पे डायग्राम प्लेस कर लेता हूँ. ये चार्ज बॉडी है, लैमिनर चार्ज बॉडी है, और जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जेड एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है. ओके, इट इज गिवन दिस लैमिनर बॉडी इज हैविंग सम चार्ज. कितना चार्ज है मालूम नहीं है, लेकिन इसमें जितना चार्ज है उसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू है V naught. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लैमिनर बॉडी and the distance of the charge, different charge element from the origin is different. अगर हम लोग इसमें बहुत सारे एलिमेंटल चार्ज को कंसीडर करें अलग अलग पोजीशन में इस लैमिनर बॉडी में, तो जितने भी लैमिनर बॉडी में चार्जेस होंगे, एलिमेंटल चार्जेस होंगे, उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से अलग अलग होगी. दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल अगर कैलकुलेट भी करना चाहें तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला है या कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला है उससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू कंसीडर एन एलिमेंटल चार्ज dq. सपोज हम लोग इस बॉडी में कोई एलिमेंटल चार्ज dq कंसीडर करें एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द ओरिजिन. तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंटल चार्ज dq एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द ओरिजिन और एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो मैंने यहाँ पे dq चार्ज स्मॉल r डिस्टेंस पे ले लिया. ओके, नाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंटल चार्ज. एलिमेंटल चार्ज है dq, दिस चार्ज कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि जो एलिमेंटल चार्ज है उसे पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं. नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर द calculation of the potential because of the point charge. This is equal to 1/4 pi epsilon naught q divided by r. That means we can write dv. dv is the potential because of this elemental charge. dv is equal to 1/4 pi epsilon naught dq divided by small r. ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट O because of this elemental charge. Okay. Now we can find the value of dq. dq value will be equal to 1/4 pi epsilon naught small r multiplied by dv. ये वैल्यू आ जाएगी dq की वैल्यू. dq is the charge of the element. Okay. Now you know this body is rotating about the z axis. तो z axis के अबाउट अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो साथ में ये जो एलिमेंटल चार्ज है वो भी रोटेट कर रहा होगा. एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस एलिमेंटल चार्ज इज स्मॉल r एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन इज ओमेगा. और कोई भी अगर चार्ज रोटेट कर रहा हो, वी कैन कंसीडर रोटेटिंग चार्ज एज ए करंट कैरिंग लूप. हम लोग रोटेटिंग चार्ज को, रोटेटिंग रिंग को इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप की तरह से ट्रीट कर सकते हैं. सो दिस एलिमेंटल चार्ज विच इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैन बी ट्रीटेड एज ए एलिमेंटल करंट रिंग. ओके, तो अब इक्विवेलेंट करंट हम लोग कैलकुलेट कर लें. इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द चार्ज. सो हियर वी कैन राइट इक्विवेलेंट करंट di is equal to dq divided by time period, and we know omega angular velocity is equal to 2 pi divided by time period. That means time period is equal to 2 pi divided by omega. So in place of capital T we can write 2 pi divided by omega. So after rearrangement we can write this di is equal to dq multiplied by omega divided by 2 pi. इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1.
अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी क्यू एंड वैल्यू ऑफ डी आई. तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली. फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप ऑब्जर्व करें, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, वी कैन गेट ए रिलेशन ऑफ डी आई इन टर्म ऑफ डी वी. ओके, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से डी क्यू की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख के ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ डी आई की. पाई और पाई कैंसिल करने एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4. सो वी विल गेट 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डी वी. लेट अस मेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3. ओके, तो अब हमें ये मालूम पड़ गया कि ये जो रोटेटिंग लूप है वो एक करंट कैरिंग इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग रिंग के है. And we have the formula for the magnetic field created by the current carrying ring, right? जो current carrying ring है, अगर उसकी रेडियस r है, करंट I है, तो फॉर्मूला होता था B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R. एंड आवर करंट कैरिंग रिंग और करंट कैरिंग जो हमारे पास इक्विवेलेंट रिंग है उसमें करंट की वैल्यू है DI. दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू DI शुड बी रिटन एज DB. तो अगर मैं यहाँ पे इसको dB लिखूं, जो यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो dB की वैल्यू आ जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट DI डिवाइडेड बाई रेडियस 2 डिवाइडेड बाई रेडियस. तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट O बिकॉज ऑफ एलिमेंटल करंट लूप. सो दिस इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट DI डिवाइडेड बाई 2R. ओके, अब इस तरह के जितने भी एलिमेंटल चार्जेस होंगे वो रोटेट कर रहे होंगे और फॉर्म कर रहे होंगे डिफरेंट एलिमेंटल करंट रिंग्स. और जो जितने भी करंट रिंग्स होंगे जो O के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे वो अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड O पे क्रिएट करेंगे. वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जिस तरह पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा होगा उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. तो राइट हैंड रूल से इफ वी कर्ल आवर फिंगर इन द सेंस ऑफ रोटेशन है टॉप से देखने में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करें तो थंब विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस रोटेटिंग लैमिना देखें, दैट विल बी इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन. तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड का अगर सम कर दें, क्योंकि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी डिफरेंट एलिमेंट्स की, उन सब की डायरेक्शन आएगी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में. तो अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ dB की वैल्यू. मैं DI की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली, तो ये मेरे पास आ गई dB की वैल्यू. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ dB, क्योंकि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड का सम कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन सबकी सेम होगी. दैट मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द रोटेटिंग लैमिना शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB. इंटीग्रेशन ऑफ dB अगर मैं करता हूँ ये आ जाएगा. And we know in this integration mu naught is a constant term, epsilon naught is a constant term, omega is constant term because this lamina is rotating with a constant angular velocity. तो इंटीग्रेशन होगा केवल dV के साथ. And we are given net electric potential at the origin is equal to V naught. That means net magnetic field created because the rotating lambda is equal to mu naught epsilon naught omega multiplied by V naught. This is the net magnetic field created. Okay.